हिंदी में डरावनी कहानी कहने वाले चैनल हिंदी हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पिछला एपिसोड पसंद आया होगा। इस एपिसोड में और भी डरावनी कहानियां हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्रोता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रीशा है और जो घटनाएं मैं आपको बताने जा रहा हूं वे कई सालों के दौरान हुई। कुछ तो मैंने खुद महसूस की और कुछ मेरी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों ने अनुभव की। यह कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं पहले ही माफी चाहता हूं। यह सब मेरी बहन की शादी के बाद शुरू हुआ। मेरी बहन की शादी मुंबई में हुई थी और वह वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद जब हम उससे मिलने गए तो हमें उनके घर के ऊपरी मंजिल पर ठहराया गया। उनका घर 2 हिस्सों में बटा था। ऊपर एक रसोई, एक हॉल और एक बेडरूम था। नीचे 2 अपार्टमेंट थे, एक किराएदार के लिए और दूसरा मेरी बहन और उनके परिवार का। इन दोनों अपार्टमेंट्स के बीच में एक पुराना कुआं था। यह पूरी जमीन मेरे बहनोई के परिवार की थी। जब हम वहां ठहरे तो नीचे रहने वाले किराएदारों ने हमें बताया कि ऊपर का हिस्सा भूतिया है, इसलिए वहां कोई नहीं रहता। उन्होंने यह भी कहा कि कई साल पहले किसी को मारकर एक बोरी में डालकर उसी कुएं में फेंक दिया गया था। यह सुनकर हमें थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन समय के साथ हम इस बात को भूल गए। कुछ महीनों बाद मेरी बहन और उसके परिवार ने ऊपर शिफ्ट करने का फैसला किया। वे भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इन कहानियों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन मेरी बहन घर में अकेली थी। दोपहर का समय था और वह पंखा साफ कर रही थी। उसने एक स्टूल छोटी टेबल पर चढ़कर हाथ में झाड़ू पकड़ रखा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने स्टूल खींच दिया। वह सीधा जमीन पर गिर गई और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। जब परिवार के लोग वापस आए तो उन्होंने सोचा कि वह खुद गिर गई होगी, लेकिन मेरी बहन ने साफ कहा कि उसे धक्का नहीं लगा, बल्कि किसी ने स्टूल खींचा था। कमरे का दरवाजा बंद था और वह घर में अकेली थी। फिर स्टूल किसने खींचा? कुछ महीनों बाद मेरी मां और मैं अपनी बहन से मिलने गए। हमें हॉल में सोने के लिए कहा गया। उस रात कुछ अजीब हुआ। रात का समय था। मेरी मां गहरी नींद में थी, लेकिन मैं जाग रहा था। मैं कंबल ओढ़कर लेटा था। तभी मुझे लगा कि मेरे पास कोई भारी चीज हिल रही है। मैंने पहले सोचा कि शायद यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरी मां एक ही दिशा में टकटकी लगाए देख रही थी। मैंने धीरे से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि कुछ नहीं, सो जाओ। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने मां को मेरी बहन से बात करते सुना। उन्होंने कहा कि रात को उन्होंने एक काला साया देखा। वह धीरे धीरे हॉल में घूम रहा था। वह मेरे पास भी आया और कुछ देर वहीं रुका, जैसे वह मुझे देख रहा हो। फिर वह धीरे धीरे चला गया। अगर मां ने मुझे रात को यह बात बता दी होती तो शायद मैं डर के मारे रात भर सो ही नहीं पाता। कुछ दिनों बाद मैं एक रात हॉल में बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। समय करीब 11 बजे रात का था। घर में सब सो चुके थे और मैं अकेले बैठा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे से चलकर आ रहा है। मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद मेरा भ्रम होगा। लेकिन अगले ही पल मुझे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं घबरा गया। मैंने चारों ओर देखा। घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। कोई अंदर आया भी नहीं था। फिर यह हाथ किसका था? उस रात मैं लाइट जलाकर सोया। कुछ महीनों बाद मेरी बहन का पति, जिसे हम अमन कहेंगे, हमारे घर आया। वह थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उसके घर में कभी कुछ अजीब लगा। मैंने उसे अपने अनुभव बताए और फिर उसने मुझे एक डरावनी कहानी सुनाई जो उसके साथ हुई थी। अमन एक रात अकेले घर में था। वह सोने ही वाला था जब उसने कदमों की आवाज सुनी। उसने जल्दी से लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह उठा, एक हॉकी स्टिक लाया और उसे अपने पास रख लिया। वह यह दिखाना चाहता था कि वह डरता नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, अचानक उसे लगा कि कोई बहुत तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा है। अगले ही पल उसने महसूस किया कि कोई भारी चीज उसके सीने पर बैठ गई और उसे गला दबाने लगी। वह हिल भी नहीं पा रहा था।
किसी तरह उसने अपने होठों को हिलाकर धार्मिक मंत्र पढ़ने शुरू किए और तभी वह दबाव गायब हो गया। उस रात अमन ने पूरी रात लाइट जलाकर रखी। कुछ दिनों बाद उसने एक पुजारी को बुलवाया और पूरे घर की पूजा करवाई। मेरी बहन को यह बहुत अजीब लगा क्योंकि अमन कभी इन चीजों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसने इस बारे में मेरी बहन को कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद भी घर में कुछ ना कुछ अजीब होता रहा। अमन के घर में इससे पहले भी कई बार धार्मिक अनुष्ठान करवाए गए थे, जिससे यह साफ था कि पहले भी लोगों को वहां किसी अनजान ताकत का एहसास हुआ था। मुझे नहीं लगता कि वह आत्मा गई होगी, शायद वह आज भी वहां है, किसी नए शिकार की तलाश में। अगर आप कभी मुंबई जाइए और किसी पुराने घर में ठहरें तो जरा ध्यान रखना, कहीं वहां कोई अनदेखी ताकत तो नहीं। दूसरा श्रोता, मैं सुशांत हूं और मेरा जन्म मुंबई के पास बदलापुर में हुआ था। यह घटना तब की है जब मैं सिर्फ 13 साल का था। साल 1995 की बात है। उस दिन गोपालाष्टमी का त्योहार था और मैं सुबह से ही अपने दोस्तों के साथ दही हांडी देखने के लिए शहर में घूम रहा था। पूरा दिन हमने बहुत मजे किए, अलग अलग जगहों पर जाकर दही हांडी देखी और शाम होते होते हम थक गए थे। रात करीब 8:30 बजे हमने एक दोस्त के घर पर खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे चिंता होने लगी क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और मुझे अकेले घर जाना था। किसी तरह मैंने जल्दी से खाना खत्म किया और अपने दोस्त से कहा कि वह मुझे आधे रास्ते तक छोड़ने चले। हम दोनों रास्ते में बातें करते हुए चल रहे थे। जब हम आधे रास्ते तक पहुंचे तो मेरे दोस्त ने मुझसे विदा ली और अपने घर की ओर लौट गया। अब मैं अकेले ही अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। मेरा घर बहुत बड़ा था और उसके चारों तरफ एक बड़ा सा आंगन था जिसमें पुराने आम और नीम के पेड़ लगे हुए थे। जब मैं अपने घर के कंपाउंड में पहुंचा तो देखा कि आगे का दरवाजा बंद था, इसलिए मुझे पिछले दरवाजे से जाना पड़ा। पिछले दरवाजे तक पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया और फिर अचानक यूं ही पीछे मुड़कर टॉर्च की रोशनी अपने आंगन में डाली। जैसे ही टॉर्च की रोशनी आम के पेड़ के पास पड़ी, मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वहां एक औरत सफेद साड़ी पहने आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके लंबे खुले बाल थे और वह अंधेरे में कपड़े धो रही थी। पर जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी वह यह थी कि उसके पास पानी नहीं था, फिर भी वह कपड़े धो रही थी। एक पल के लिए मैं स्तब्ध रह गया। दिल तेजी से धड़कने लगा और शरीर कांपने लगा। मैंने घबराकर दोबारा दरवाजा खटखटाया और फिर से टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ डाली। वह अब भी उसी स्थिति में बैठी कपड़े धो रही थी। यह देखकर मेरा डर और बढ़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इस समय रात के 11:30 बजे बिना पानी के कपड़े कैसे धो सकता है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए ताकि यह देख सकूं कि वह सच में कोई औरत थी या कुछ और। जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, उसने धीरे धीरे कपड़े धोना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे अपने काले हाथों से बालों को साइड में किया। उसके हाथों में कुछ चूड़ियां थीं। जब उसने ऊपर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा चेहरा काला था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसके दांत भी सफेद चमक रहे थे। लेकिन उसने कोई डरावनी हरकत नहीं की, बस एक हल्की सी मुस्कान दी। यह देखकर मेरा डर और भी बढ़ गया। मैं बस उसे देखता ही रह गया और अजीब बात यह थी कि जाने क्यों मैं भी मुस्कुरा दिया। कुछ सेकंड तक वह मुझे देखती रही। फिर उसने दोबारा अपने बाल चेहरे पर गिरा लिए और फिर से कपड़े धोने लगी। उस समय मुझे यकीन हो गया कि वह कोई इंसान नहीं थी। डर के मारे मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मेरी माँ ने हमेशा कहा था कि अगर कभी कुछ अजीब या डरावना देखो तो कभी भी उस चीज की तरफ पीठ मत करो, बस धीरे धीरे पीछे हटते जाओ। मेरी माँ को भी अपने बचपन में कई बार ऐसी चीजें देखने का अनुभव हुआ था, इसलिए मुझे उनकी बात याद आ गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटते हुए घर के आगे वाले दरवाजे तक पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। काफी देर बाद मेरी बहन ने दरवाजा खोला। मैं तेजी से अंदर भागा और उसे पूरी घटना बताई, लेकिन वह मेरी बात को मजाक में लेने लगी और हंसने लगी।
उसने कहा कि मैं डर के मारे कुछ भी सोच रहा हूं। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए पीछे का दरवाजा खोला और आंगन की लाइट जलाई। वहां कुछ भी नहीं था। वह बार बार कह रही थी कि वहां कोई नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा था। रात भर मैं सो नहीं सका। सुबह जब मां उठी तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मां ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा कि हां, वहां एक औरत है जो सालों से हमारे कंपाउंड में रहती है, लेकिन वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। मां ने बताया कि उसे हर कोई नहीं देख सकता, केवल कुछ लोग ही उसे देख सकते हैं। मां ने मुझे तसल्ली दी कि मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मां ने यह भी कहा कि इस बारे में किसी से बात ना करूं। अब मैं 30 साल का हो चुका हूं और सऊदी अरब में काम करता हूं। इतने सालों तक मैंने इस घटना को किसी से साझा नहीं किया, लेकिन जब कुछ ऐसा ही अनुभव मुझे सऊदी में हुआ तो मैं यह बात बताने से खुद को रोक नहीं सका। यह घटना 11 नवंबर 2014 की है। उस रात मेरी आंख अचानक 1 बजे खुल गई। मैं बिस्तर से उठा, एक सिगरेट ली और बालकनी में धूम्रपान करने चला गया। जैसे ही मैंने बाहर झांका, मुझे नीचे बास्केटबॉल कोर्ट में एक आदमी खड़ा दिखा। वह सऊदी का रहने वाला लग रहा था, क्योंकि उसने पारंपरिक सफेद टोपी और कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी की छड़ी थी और वह जमीन पर मारकर कुछ चिल्ला रहा था। मैंने सोचा कि शायद वह पागल होगा, क्योंकि इतनी रात में वह अकेला खड़ा होकर अजीब हरकतें कर रहा था। लेकिन फिर मैंने गौर किया कि वह चिल्ला तो रहा था, मगर उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह जमीन पर जोर जोर से छड़ी मार रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं पहली मंजिल पर था और वह मुझसे ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी उसकी कोई आवाज नहीं थी। मुझे यह बहुत अजीब लगा, इसलिए मैंने अपनी मोबाइल निकालकर उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैंने 4 मिनट तक रिकॉर्डिंग की। जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद की और नीचे दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। वह आदमी गायब हो चुका था। मैं जल्दी से अपने कमरे में वापस आया और वीडियो चेक करने लगा, लेकिन जब मैंने वीडियो चलाया तो मेरी सांसें अटक गईं। उस वीडियो में सिर्फ खाली बास्केटबॉल कोर्ट था, वहां कोई आदमी नहीं। तीसरा श्रोता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशान है। यह घटना लगभग 5 साल पहले की है, जब गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने गांव अचारा गया था। अचारा गांव कोंकण क्षेत्र में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ की समुद्र तट की सुंदरता अभी भी अनछुई है। गांव की शांत और ताजी हवा मुंबई जैसे शहरों में शायद ही महसूस की जा सकती है। गांव में हमारे पुश्तैनी घर में मेरे दादा के भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनके बेटे, बहू और 2 पोते अनिल और भूषण रहते थे। भूषण बड़ा था, जबकि अनिल मेरी उम्र का था। छुट्टियों के दौरान मैं अपने परिवार के साथ वहां गया था। हम पूरा दिन घर के आंगन में खेलते, बातें करते और खूब मस्ती करते थे। शाम होते ही मैं, अनिल और 2 पड़ोसी दोस्त मिलकर समुद्र तट पर टहलने जाते थे। समुद्र तट घर से सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर था, लेकिन वहां जाने का रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। यह समुद्र तट बहुत सुनसान रहता था और यहां शायद ही कोई व्यक्ति दिखता था। एक दिन अनिल को किसी काम से कस्बे जाना पड़ा और पड़ोसी दोस्त भी घर पर नहीं थे। मैं अकेले ही समुद्र तट पर जाने के लिए निकल पड़ा। मेरे माता पिता और चाचा ने मुझसे कहा कि अंधेरा होने से पहले घर लौट आना, लेकिन मैं समुद्र तट पर टहलते हुए ठंडी हवा और प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने में इतना खो गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब मुझे होश आया तब तक चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। मैं जल्दी से घर लौटने के लिए समुद्र तट से निकल पड़ा। मुझे याद था कि घर के लोगों ने मुझसे कहा था कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना, और अब मुझे तेजी से वापस जाना था। जब मैं जंगल के उस संकरे रास्ते में पहुंचा जो समुद्र तट से घर की ओर जाता था, तभी अचानक मुझे पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी आदमी की थी जो बहुत दर्द में लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से गुहार लगा रहा हो, जैसे किसी से मदद मांग रहा हो। मैं वहीं ठिठक गया।
मेरे शरीर में अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। वह व्यक्ति जिस भाषा में कुछ बोल रहा था वह मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन उसकी आवाज के लहजे से ऐसा लग रहा था कि वह उर्दू बोल रहा है। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैं बुरी तरह से पसीने से भीग गया था। डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखने की कोशिश की। जो कुछ मैंने देखा वह बेहद डराने वाला था। एक पठान जैसा दिखने वाला आदमी वहां खड़ा था। उसकी बड़ी दाढ़ी थी और सिर पर पारंपरिक टोपी थी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और हाथ जोड़कर किसी से विनती कर रहा था। वह बहुत बुरी हालत में था। उसके चेहरे और हाथों से खून बह रहा था। चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अंधेरा होने के बावजूद मैं उसे बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। डर के मारे मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे पूरी ताकत से घर की ओर दौड़ लगा दी। रास्ता सुनसान और जंगल से घिरा हुआ था, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। बस मेरा एक ही मकसद था, किसी भी हालत में घर पहुंचना। मैं हांफते हुए घर पहुंचा और सीधा कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। परिवार के सभी लोग दौड़कर मेरे पास आए। मां ने मेरा माथा छुआ तो देखा कि मेरा शरीर तप रहा था। तुरंत थर्मामीटर लाया गया और बुखार 102 डिग्री दिखा रहा था। सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन मैं इतना डर गया था कि मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहा था। मां ने मुझे कुछ दवाइयां दी और कहा कि मैं आराम से लेट जाऊं। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। सुबह जब मेरी हालत थोड़ी ठीक हुई तब मैंने सबको पूरी घटना विस्तार से बताई। सब हैरान थे और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबने कहा कि हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो, लेकिन मैं पूरी तरह से जाग रहा था और जो कुछ मैंने देखा था वह कोई सपना नहीं था। दोपहर के समय गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें भाऊ काका कहा जाता था, मेरे चाचा से मिलने आए। जब चाचा ने उन्हें मेरी घटना के बारे में बताया तो उन्होंने बिना किसी हैरानी के कहा कि यह निश्चित रूप से उसी पठान व्यापारी का भूत होगा जिसे गांव वालों ने सालों पहले मार दिया था। उन्होंने बताया कि लगभग 100 साल पहले कुछ पठान व्यापारी गांव में व्यापार करने आए थे, लेकिन ये व्यापारी बहुत बदमाश थे और गांव की महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करते थे। जब यह घटनाएं हुई बढ़ने लगीं, तो गांव के सभी पुरुषों ने इकट्ठा होकर उन्हें सजा देने का निर्णय लिया। एक रात जब गांव वाले लाठी डंडे लेकर उन व्यापारियों के पीछे भागे तो वे सब जंगल की ओर भाग निकले, लेकिन उनमें से एक व्यापारी भाग नहीं सका और गांव वालों के हाथ आ गया। गुस्से से भरे गांव वालों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। भाऊ काका ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें यह कहानी सुनाई थी और कहा कि जिस जगह वह पठान मारा गया था वह ठीक वही जगह थी जहां मैंने उसे देखा था। उन्होंने यह भी बताया कि कई सालों से लोग कहते आ रहे थे कि उस जगह पर अजीब घटनाएं होती हैं। यह सब सुनकर मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया। अब तक मैंने केवल भूत प्रेत की कहानियां सुनी थी, लेकिन उस दिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। चौथा श्रोता। नमस्कार सर, मैंने आपके चैनल पर कई कहानियां सुनी हैं और मैंने भी अपनी कहानी भेजने का सोचा। मेरा नाम मदन है, लेकिन लोग मुझे मोंटू कहते हैं। मैं दिल्ली का रहने वाला एक पेशेवर वकील हूं। मेरा जन्म और परवरिश भी दिल्ली में ही हुई है। मैंने समाजशास्त्र और कानून में स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री प्राप्त की है। दुनिया के कई देशों की यात्रा कर चुका हूं। मेरा परिवार एक गहराई से आध्यात्मिक बंगाली हिंदू परिवार है। बचपन से ही मैंने संस्कृत में मंत्र, पूजा पाठ और ज्योतिष की विद्या अपने पिता से सीखी है। मैं ब्राह्मण कुल से नहीं बल्कि क्षत्रिय कुल से हूं और इसी कारण बचपन से ही मैंने आत्माओं और अदृश्य शक्तियों के बारे में काफी ज्ञान अर्जित किया। हमारे हिंदू ग्रंथों में आत्माओं और अन्य अदृश्य शक्तियों के बारे में बहुत सूक्ष्म और विस्तृत जानकारी दी गई है, लेकिन इस विषय पर चर्चा करना यहां आवश्यक नहीं है। मेरे जीवन में कई रहस्यमयी और डरावने अनुभव हुए हैं, लेकिन जो अनुभव
सबसे अधिक विचलित करने वाला था वह ताजमहल में हुआ था। यह घटना दिसंबर 2004 की एक ठंडी शाम की है। मेरी एक रिश्तेदार अपने पति के साथ विदेश से भारत आई थी और स्वाभाविक रूप से ताजमहल देखने की इच्छा व्यक्त की थी। इसलिए हम 4 लोग, यानी वह दंपति, मैं और मेरा एक मित्र दिल्ली से आगरा के लिए निकल पड़े। जब हम आगरा पहुंचे तो रात के करीब 7 बज चुके थे और चारों ओर अंधेरा छा चुका था। हम भाग्यशाली थे कि अंतिम बैच में शामिल थे जिन्हें ताजमहल में प्रवेश की अनुमति मिली थी, क्योंकि समापन का समय करीब था। चूंकि मैंने और मेरे मित्र ने ताजमहल कई बार देखा था, इसलिए हमने नवविवाहित जोड़े को ताजमहल के अंदर जाकर उसे ठीक से देखने को कहा, जबकि हम बाहर ही घूमने का मन बना चुके थे। हमने ताजमहल के बाईं ओर स्थित एक पुरानी मस्जिद की ओर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही मैंने पहली बार उस मस्जिद को देखा, मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन मेरा मित्र और मैं तेजी से उस मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। जब हम कुछ ही मीटर की दूरी पर पहुंचे तो मेरे मित्र को अचानक डर महसूस हुआ और वह आगे बढ़ने से हिचकिचाने लगी। हमने देखा कि मस्जिद के बीचों बीच एक वेदी पर एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी, जो अंधेरे में एकमात्र रोशनी का स्रोत थी। बाकी पूरी मस्जिद घने अंधकार में डूबी हुई थी। मैं अकेले ही उस नीरस और डरावनी मस्जिद के अंदर चला गया, जबकि मेरा मित्र भय के कारण दरवाजे के पास ही खड़ा रह गया। जैसे ही मैं वेदी तक पहुंचा, मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। यह इत्र की सुगंध थी जो वहां फैली हुई थी। उस महक के साथ ही मैंने एक जोरदार गुर्राने की आवाज सुनी जो मेरे ठीक ऊपर गुंबद से आ रही थी। यह आवाज इतनी गूंजदार थी कि उसकी गूंज पूरी मस्जिद में फैल गई। उसी क्षण जलती हुई मोमबत्ती की लौ हिंसक तरीके से कांपने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने महसूस किया कि वहां कोई अनदेखी शक्ति मौजूद थी जो मेरी उपस्थिति से नाराज थी। डर और घबराहट के कारण मैं तेजी से अपने मित्र के पास वापस आ गया। मेरी हालत देखकर मेरे मित्र ने चिंता जताई, क्योंकि सर्दी के मौसम में भी मेरे माथे पर पसीना बह रहा था। हम दोनों ने आगे कुछ कहे बिना वहां से निकलने का फैसला किया और मुख्य इमारत की ओर जाने के बजाय यमुना नदी की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते हम उस रहस्यमयी अनुभव के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन तभी मेरे भीतर एक अजीब सी इच्छा जागी। मुझे लगा कि मुझे उस मस्जिद में वापस जाना चाहिए। मेरे मित्र ने मुझे ऐसा करने से रोका, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। मेरा मन कह रहा था कि मुझे किसी भी हाल में वापस वहां जाना चाहिए। अचानक मेरी नजर 2 आदमियों पर पड़ी जो सफेद शर्ट और गहरे रंग की पैंट पहने हुए मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर मैंने अपने मित्र से कहा कि जब वे दोनों वहां जा सकते हैं तो मुझे भी दोबारा जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे मित्र को यह विचार पसंद नहीं आया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने मुझसे कहा कि वहां कोई नहीं है। मैंने बार बार अपने मित्र को उन 2 लोगों की ओर इशारा किया, लेकिन वह उन्हें नहीं देख पा रहा था। वे दोनों मेरी नजरों के सामने थे, धीरे धीरे मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे। वे जैसे जैसे आगे बढ़े, मुझे महसूस हुआ कि वे मुझे भी अपने साथ बुला रहे हैं, बिना कुछ कहे। यह एक अजीब सा आकर्षण था जो मुझे उनकी ओर खींच रहा था। मैं पूरी तरह हैरान रह गया जब मैंने उन्हें मस्जिद में प्रवेश करते और जलती हुई मोमबत्ती तक पहुंचते देखा। वे जैसे ही वहां पहुंचे, वे अचानक गायब हो गए। इस अनुभव ने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरे मित्र का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। जब हम वापस पहुंचे तो हमारे रिश्तेदार भी लौट आए थे। हमारी हालत देखकर वे चिंतित हो गए। हमने उन्हें पूरी घटना बताई और फिर फैसला किया कि अब हमें जल्द से जल्द दिल्ली लौट जाना चाहिए। जब हम ताजमहल के बाहर निकले तो मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदर एक अजीब सा खिंचाव था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल चुंबक मुझे वापस खींचने की कोशिश कर रहा हो। उस जगह से बाहर आने के बाद भी मेरे मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था, डर और आकर्षण का मिश्रण। हमने खुद को शांत करने के लिए नोएडा के द ग्रेट कबाब फैक्ट्री में खाना खाया,
जो उस यात्रा की एकमात्र अच्छी बात थी। लेकिन उस रात जब मैं सोने गया तो भी मेरे मन में वही रहस्यमयी आकृतियां और वह गुर्राने की आवाज गूंज रही थी। ताजमहल की वह यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक दौरा नहीं थी, बल्कि यह मेरे जीवन के सबसे रहस्यमयी और डरावने अनुभवों में से एक बन गई।